हूथी ने आज एक बड़ा हमला किया है। MQ-9 रीपर गिराया है। अमेरिका का यह 16वां MQ-9 रीपर है जिसको हूथी ने गिराया है। इसके अलावा इजराइल के नेवातिम बेस पर उसने एक बड़ा हमला किया है। 2 और इजरायली बेसेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है और एक वीडियो जारी किया है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। सीरिया से अमेरिकन फौजों को ट्रंप क्यों वापस बुलवाना चाहता है और एक UN रिपोर्ट जिसने गजा में इजराइल के अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स लेकर हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है। ये वीडियो खास इसलिए है कि इसमें हिजबुल्लाह ने चुन चुन के इजराइल के जितने इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं, वो ऑयल के डिपो हों, बिजली जहां से सप्लाई होती है, आर्मी के बेसेस हों, नेवल के बेसेस हों, सबके ठिकाने इस वीडियो में है। इसका मतलब क्या है? हिजबुल्लाह ने साफ साफ बताया है, जैसा कि नईम कासिम ने परसों अपने भाषण में कहा था जो टेलीविजन पर आया था, कि इजराइल का कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां पर हिजबुल्लाह का निशाना ना हो। यानी इजराइल के हर एक इंपॉर्टेंट ठिकाने के एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी हिजबुल्लाह के पास है। यह बात इस वीडियो में साफ साफ निकल के आई है। इसका एक और मतलब है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन इन सारे इलाकों में घूम चुका है और जिसको आयरन डोम कहता है इजराइल, जो मान के चलता है कि अगर कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल आती है तो आयरन डोम उसको निशाने पर लेगा और खत्म कर लेगा, वो पूरी तरह से फेल हुआ है जब हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के इन इलाकों की वीडियो ले रहा था। वैसे आयरन डोम का सारा जो कमाल था, आयरन डोम का जो सारा का सारा जमाल था, वो तो ईरान के हमले में ही ध्वस्त हो गया था। और उसके बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह की मिसाइलें नेतन्याहू के घर तक पहुंची हैं, जिस तरह से लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आयरन डोम के बस का बहुत कुछ नहीं है। अमेरिका ने अपना सिस्टम भेजा था, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि वो सिस्टम भी ज्यादा काम में आने वाला नहीं है। उधर ईरान ने एक टेस्ट किया है, सैटेलाइट का टेस्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि रशिया से 2 सैटेलाइट टेस्ट हुए थे। कल ईरान ने अपना सैटेलाइट ईरान से ही टेस्ट किया हुआ है। यानी जंग की तैयारी में कहीं से वो पीछे नहीं है। अगर इजराइल की बात करें तो हवाई हमले में लगातार बेरूत को निशाना बनाने, बेरूत के घरों को गिराने, वहां की औरतों बच्चों को मारने की तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि 50,000 की आर्मी एक गांव में भी घुस नहीं पाई है। और आज जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है। खबर यह है कि इजराइल में सैनिकों की कमी इस तरह से पड़ रही है कि वहां स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, PhD कर रहे हैं या फिर सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स को, इनको भर्ती किया जा रहा है आर्मी में। 7,000 के आसपास आर्मी की जरूरत इनको है भर्ती के लिए। यानी मोटा मोटा मान के चलिए कि इतने लोग कम से कम या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं या जंग लड़ने लायक नहीं रह गए हैं उनकी आर्मी के। और उन 7,000 लोगों की जरूरत पूरी की जा रही है स्टूडेंट्स और टीचर्स को भर्ती करके, क्योंकि उनको सेना में भर्ती करने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए अब नहीं मिल रहे हैं। रिजर्विस्ट भी सारे खपाए जा चुके हैं और आर्मी के लोग भी सारे खपाए जा चुके हैं। हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी किया था, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता यहां पर, जिसमें वो दिखा रहा है कि 30-40 लाशें पड़ी हुई हैं तकरीबन। आर्मी ऑफिसर्स जो इजराइल के हैं वो उसके बीच में घूम रहे हैं और कैप्शन लिखा था कि मामूली घायल लोग। यानी इजराइल में जब कुछ होता है तो वो लिखता है मामूली घायल। हकीकत यह है कि ये 7,000 वाला डेटा सुनकर ऐसा लगता है कि 7,000 के आसपास उसके सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या जंग में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं या फिर जंग में शामिल होने लायक नहीं है। यह फिलहाल सीधी जंग की कंडीशन है। और इसी बीच हूथी ने जो कल अटैक किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का MQ-9 रीपर जो है उसको गिराया है और अभी तक वो MQ-9 16 MQ-9 रीपर गिरा चुका है।
आप समझ सकते हैं कि एक एक जो MQ-9 आता है वो 10-10, 15-15 मिलियन का आता है, तो अमेरिका का कितना नुकसान वहां पर हो चुका है। और शायद इस तरह के नुकसानों को मद्देनजर रखते हुए ही ट्रंप ने फैसला लिया है कि सीरिया से अमेरिकन सैनिकों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। यह सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट झटका है नेतन्याहू को। वजह मैं आपको बताता हूं। जॉन एफ कैनेडी के खानदान के जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, जिन्होंने मदद की थी ट्रंप की, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सीरिया के सैनिकों के बारे में जब मैंने ट्रंप से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको वहां से जल्दी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंग होती है कोई तो वो बेचारे बेकार में वहां मारे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जो पूरी पॉलिसी है ट्रंप की, मोटी मोटी पॉलिसी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गजा के साथ खड़ा हो जाएगा, लेबनान के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं बहुत डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। वो इजराइल के साथ ही खड़ा होगा, कितना खड़ा होगा ये देखने वाला मामला होगा। इसलिए ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, उसके तहत बहुत क्लियर है कि भैया हम अमेरिका पे ध्यान देंगे, दुनिया में क्या हो रहा है इससे बहुत मतलब हमारा नहीं है। यानी अपने सैनिकों और अपने पैसों को हम नहीं बर्बाद करेंगे दूसरी जगहों पर। इसी पॉलिसी के तहत वो सीरिया से अपनी आर्मी हटाने की बात कर रहा है। और अगर यही पॉलिसी रही तो इजराइल को जिस तरह की मुफ्त की मदद मिलती रही है वो मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूक्रेन के मामले में तो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि यूक्रेन में अमेरिका जो अपना हस्तक्षेप है वो लगातार मिनिमम करता जाएगा। रशिया लगभग वो जंग जीत चुका है, और अगर वैसी ही पॉलिसी कहीं वो इजराइल में अपनाता है तो नेतन्याहू के लिए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। और मैं बता चुका हूं कि पिछले 4 साल जब ट्रंप सत्ता में नहीं था, उसके रिश्ते नेतन्याहू के साथ बहुत खराब हो चुके हैं। इसीलिए शायद उसके चुनाव जीतते ही नेतन्याहू ने सबसे पहले फोन किया रिश्ते सुधारने के लिए। अब वो रिश्ते कितने सुधरते हैं कितने नहीं सुधरते हैं ये देखना होगा। ईरान के मुतालिक एक और इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका से चल रही है, और वो खबर ये है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो हमला ईरान ने करवाया था। आज हिंदुस्तानी जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर यह खबर काफी चल रही है कि ईरान ने हमला करवाया था। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ईरान आर्मी के एक ऑफिसर ने अपने बंदे को वहां डिप्लॉय किया था ट्रंप की हत्या के लिए। अब मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ है। जो ईरान की मिनिस्ट्री है उसने बिल्कुल क्लियर कहा है कि यह सारा प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है ताकि ईरान और ट्रंप के बीच में रिश्ते और ज्यादा खराब किए जा सकें, और इसको एक ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी बताया है। अब आप देखिए, मतलब ईरान क्यों ट्रंप को मरवाना चाहेगा मेरी समझ में बहुत आता नहीं है, क्योंकि बाइडेन कौन सा ईरान के साथ खड़े थे, या कमला हैरिस आती तब कौन सा ईरान के खिलाफ खड़ी होती। आखिर बाइडेन के रहते ही ईरान का मुकाबला करने के लिए बाकायदा सैनिक भेजे गए, बाकायदा डिफेंस सिस्टम भेजा गया, और बाकायदा कतर के जो एयरबेस हैं वहां पर अपने बॉम्बर्स को तैनात किया गया, ताकि अगर जंग होती है तो ईरान के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो जब बाइडेन ये सब कर रहे थे तो आखिर नया क्या कर लेंगे ट्रंप जिसको रोकने के लिए ईरान इस तरह का कुछ करेगा। जब यह हमला हुआ था सबसे पहले इजराइल ने ही आरोप लगाया था कि ईरान ने यह हमला करवाया है, और आज भी वहां पर बाइडेन का शासन है जिसके अंदर आप जानते हैं भरे हुए हैं इजराइल के समर्थक। ये जो तस्वीर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये उन सीनेटर्स की है जिनको आईपैक से सबसे ज्यादा पैसा मिला है। आईपैक के बारे में मैं पहले बहुत डिटेल बता चुका हूं कि ये एक ऐसी संस्था है जो वहां पर इजराइल के समर्थन में अभियान चलाती है, और वहां जो सीनेट के मेंबर्स हैं उनको बहुत सारा रुपया, बहुत सारा डॉलर मुहैया कराती है कि वो सदन के अंदर, सीनेट के अंदर जाकर इजराइल के फेवर की बातें कर सकें। तो अब इनमें से ही जो लोग हैं वही लोग आज पावर में हैं। अगर उन लोगों ने ही जानबूझकर ट्रंप और ईरान के बीच में दुश्मनी और बढ़ाने के लिए यह सब कुछ प्लांट किया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नतीजा क्या आता है, कब आता है, कैसे आता है, यह देखने वाला मामला होगा। अभी डीओजे ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह आरोप ईरान के ऊपर लगाया है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल के साथ अगर जंग होगी तो अमेरिका कम से कम उसके साथ तो कतई नहीं खड़ा होगा, खिलाफ अगर पूरी ताकत से ना भी खड़ा हो। ईरान के साथ ट्रंप के रिश्ते पहले भी खराब रहे।
इसीलिए ईरान पहला काम कर रहा है अंदर से सफाई का और दूसरा काम कर रहा है हथियारों की तैयारी का। मैंने आपको बताया कि ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, मिसाइल लॉन्च की है नई, और साथ में अंदर खास तौर पे जैश अल अदल जो है, जो जिसको माना जाता है कि इजराइल से फाइनेंस होता है, उसके जो आतंकवादी हैं, उसके जो लोग हैं ईरान के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, उनको सफाई करने का पूरा अभियान चलाया है। कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा भी ईरान के अंदर गड़बड़ी पैदा करने के मकसद से जो मोसाद और बाकी सबके एजेंट भेजे गए हैं, उनके खिलाफ वहां लगातार अभियान चल रहा है और लगातार नए हथियारों का परीक्षण हो रहा है। रशिया से नए हथियार आ रहे हैं। तो ईरान लगभग पूरी तरह से तैयार है जंग के लिए। अब वो हमला करता है या हमले का इंतजार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच में ब्लिंकन साहब एक बार फिर से बात कर रहे हैं, जाते जाते किसी तरह से सीज फायर हो जाए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है, कतर पर प्रेशर बनाया है अमेरिका ने कि हमास की वहां पे जो लोग हैं, हमास के वहां पे रहते हैं, आप जानते हैं कि वहां पर हमास का एक ऑफिस है और हमास के कई सारे इंपॉर्टेंट लोग कतर में रहते हैं। जो लगातार जो बातचीत वाला प्रोसेस चल रहा था, सीज फायर का, जंगबंदी का जो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। कतर के ऊपर प्रेशर यह बनाया जा रहा है कि उनको अपने मुल्क से बाहर कर दे। अब यह प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्लिंकन और अमेरिका का यह कहना है कि ये सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आप चाहते हैं कि आपका वो सीज फायर हमास तस्लीम कर ले, जिसमें होस्टेजेस को छोड़ने के बारे में तो बहुत बातें हैं, लेकिन सीज फायर असल में 4-5 दिन 10 दिन से ऊपर का आप नहीं प्रपोज कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं 4 दिन का सीज फायर होगा, उसमें इतने सारे होस्टेजेस को आप छोड़ दीजिएगा और इतनों को इजराइल छोड़ देगा। कोई शर्त ऐसी नहीं है कि बाद में इजराइल फिर से उनको गिरफ्तार न कर ले। हमने पहले भी देखा है कि कैसे इजराइल ने पहले रिहा किया और उसके बाद उन्हीं लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। आप चाहते हैं ऐसा सीज फायर प्रपोजल हमास तस्लीम कर ले, जो सीज फायर प्रपोजल बेसिकली है ही नहीं। आप चाहते हैं कि नेतन्याहू एक कदम भी आगे ना बढ़े और हमास जो कुछ आप चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर ले। यह सीज फायर नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ धमकी होती है। और यह धमकी ही है कि कतर के ऊपर आप प्रेशर बना रहे हैं कि वो हमास के लोगों को निकाल दे। और जिस तरह का कतर में शासन है, आप जानते हैं कि वो निकाल भी देगा। ठीक है, निकाल देंगे, हमास के लोग ईरान चले जाएंगे या किसी और मुल्क में चले जाएंगे, लेकिन इससे गजा की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। गजा में जो आज चल रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट, अगर आप इंसान हैं, अगर आपके सीने में दिल है, अगर जो आपकी सांस है वो जहर से नहीं भरी हुई है, तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 70% जो लोग मारे गए हैं इस जंग में, वो औरतें हैं या बच्चे हैं। यानी अगर 10 लोग मारे गए हैं तो उनमें से 7 लोग या तो औरतें हैं या बच्चे हैं। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनके हाथ पांव काटने पड़े हैं, या फिर जिंदगी भर के लिए जो लाचार हो गए हैं किसी न किसी वजह से। ये जंग नहीं है। मुझे दुनिया की एक जंग बताइए। बहुत कहा जाता है, मुझे हिटलर की जंग ही आप बता दीजिए, जहां औरतों और बच्चों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ हो। जिस तरह से नार्दर्न गजा को लगातार खाली कराया जा रहा है, 8 मिलियन लोगों को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है। आप इस औरत का वीडियो देख रहे होंगे। ये औरत आई कहीं से लौट के, इसको पता चला कि स्कूल के अंदर जो इसके हस्बैंड और इसके बच्चे थे उनको मार डाला गया। ये बेवा भी हो गई और इसके सारे बच्चे एक साथ खत्म हो गए। उसके बाद जो इसके चेहरे पर भाव है, उसके बाद जो इसका दर्द है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप जिंदगी भर हिंदू मुसलमान करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बच्चा आपको नहीं दिखता है जो कई बार घर से बेघर किया जा चुका है, कई बार दर बदर किया जा चुका है, जो थका हुआ है, पानी पीते हुए आप उसके चेहरे को देखिए, और अगर आपकी आंख नहीं भरती है तो यकीन जानिए आप इंसान नहीं रह गए हैं। अगर ये जेनोसाइड नहीं है तो और जेनोसाइड क्या होता है? आप कह रहे हैं नार्दर्न गजा से हमने सबको खाली करा दिया है और अब हम किसी को लौटने नहीं देंगे। अगर ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? और ये सब देखकर अगर पूरा का पूरा अमेरिका, पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा यूरोप खामोश है, बाकी दुनिया खामोश है, और हमारे मुल्क में इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखकर बड़े आराम से मान लिया जाता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो ये इंसानियत की मौत अगर नहीं है तो क्या है?
मैं तो सलाम करूंगा आयरलैंड जैसे छोटे से देश को जो कहता है कि अब हम इसको जेनोसाइड कहेंगे। मैं सलाम करूंगा साउथ अफ्रीका को जो आईसीजे में यह केस लेकर गया, जिसके साथ स्पेन खड़ा हो रहा है, जिसके साथ तमाम सारे मुल्क खड़े हो रहे हैं। स्पेन को मैं सलाम करूंगा जिसने अपने यहां से हथियार भेजना तो बंद ही कर दिया है। अमेरिका से कल हथियार जा रहे थे इजराइल के लिए जिस जहाज में, उस जहाज को अपने पोर्ट पर रोकने से इंकार कर दिया। इसके बरक्स टर्की को देख लीजिए आप, इसके बरक्स आप सऊदी अरबिया को देख लीजिए, इसके बरक्स आप कतर को देख लीजिए, इसके बरक्स आप इजिप्ट को देख लीजिए, इसके बरक्स आप तमाम सारे अरब मुल्कों को देख लीजिए। आपको शर्म आएगी कि ये मुल्क अपने एक हमसाया के लिए, अपने एक पड़ोसी के लिए कैसे बेहिस हो चुके हैं, पत्थर दिल हो चुके हैं। कैसे अमेरिका की गुलामी में इनकी कंडीशन ये हो गई है कि बच्चों और औरतों की तबाही हंसते हंसते देख रहे हैं, जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्मी भेज के वहां लड़ाई लड़िए, लेकिन आप सब मिलके एक प्रेशर तो बना ही सकते थे कि फलस्तीन में अब बहुत हुआ, खामोश हो, अब हो गया। फलस्तीन में जितना तबाही हो चुकी है उसके बाद कुछ बचा नहीं है। वहां का अपना रक्षा मंत्री गैलेंट कह रहा है कि अब आर्मी को वहां कुछ करने को बचा नहीं है। खुद इजराइल के इतने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं कि उनको भर्ती करने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं, और एक आदमी की जिद से यह तबाही ना केवल फलस्तीन में हो रही है बल्कि इजराइल भी तबाही के रास्ते पर जा रहा है, और सब खामोश होकर बैठ के देख रहे हैं। मुझे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ इतनी उम्मीद है कि अगर वो अमेरिका का वाकई भला चाहेगा तो इजराइल से थोड़ी सी दूरी बनाएगा, तो जंग से थोड़ी सी दूरी बनाएगा। क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है और ये जंग अगर ज्यादा बढ़ती है तो इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरा तो है ही। अमेरिकन इकोनॉमी जिस सत्यानाश की तरफ पहुंच चुकी है वो और बढ़ती जाएगी, सिर्फ इतनी सी उम्मीद है। बाकी तो जैसा कि ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, जैसा खामनेई साहब ने कहा, कोई फर्क नहीं है, चाहे बाइडेन चला जाए, चाहे ट्रंप आ जाए, चेहरे बदल जाते हैं, पॉलिसीज लगभग वही चलती रहती हैं। लेकिन जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, अगर वाकई उस पर चला तो जंगें शायद बंद हो जाएं। अदरवाइज ये जिस तरह की जंग चल रही हैं ये सबके लिए बर्बादी का सबब है, और गजा के लोगों ने जो झेला है वो उनके लिए दर्दनाक तो है, इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। और दुनिया के जो शरीफ मुल्क हैं, जो अपने आप को शरीफ मुल्क कहते हैं, कल्चर्ड मुल्क कहते हैं, उन सब के मुंह पर तमाचा है। जो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ह्यूमैनिटी की बात होती थी उसको नंगा करके रख दिया है गजा की तस्वीरों ने। वहां की आवाम, वहां के लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन हुक्मरान इस कदर बिके हुए हैं कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में सब कुछ आ रहा है, उसके बावजूद अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए वो इजराइल को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जिस समय गजा में औरतें और बच्चे इस तरह से मारे जा रहे थे, जिस समय गजा में आम शहरियों के घर गिराए जा रहे थे, आम शहरियों को टार्चर किया जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था, उस समय खुद को शरीफ कहने वाले मुल्क खामोश बैठे हुए थे। और जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे, जो लोग उसके मुखालफत में हथियार उठा रहे थे, उन हिजबुल्लाह और हुजी के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा था। असल आतंकवादी कौन है ये इन तस्वीरों को देख के और फ़लस्तीन का थोड़ा सा इतिहास पढ़ के आप खुद समझ सकते। हज़ार बार मुझसे पूछा जाता है कि तुम फ़लस्तीन पर इतना क्यों बोलते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये तस्वीरें, ये वीडियोस मुझे रात भर सोने नहीं देते। ये तस्वीर और वीडियोस मेरे ख्वाब में आकर मुझे पागल कर देते हैं कि हमारी ही धरती पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम खामोश कैसे रह जाएं। उस गांधी और नेहरू के रास्ते पर मैं चलता हूं जिन्होंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई, इसलिए मैं हक की आवाज़ उठाता हूं। और अगर आपको लगता है कि यह हक की आवाज़ उठनी चाहिए और दूर तक जानी चाहिए तो आप जानते हैं क्या करना है, वीडियोस को कैसे दूर तक पहुंचाना है। मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके हैं जिससे मेरी मदद कर सकते हैं आप। और आप साथ बने रहेंगे तो वो ताकत मेरे पास रहेगी कि मैं लगातार हक की आवाज़ उठाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।